Good morning, students. Now, today we have to study the import procedure. We have already completed the export procedure, all the 17 points, all the procedures, and every step. And in previous lecture, we have discussed the meaning and objectives of import trade. Means previous lecture we have discussed the export and export procedure, and yesterday's class we have discussed the meaning and objectives of import trade, and here you can see that the objectives of import. Now moving towards the import procedure. जैसे कि हमने आपको प्रीवियसली बताया था कि एक्सपोर्ट की मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स, एज अ एक्सपोर्टर की तरह आप अगर सपोज करेंगे कि यू आर अ एक्सपोर्टर एंड यू हैव टू सेंड और यू हैव टू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अनदर कंट्री, तो आप प्रोसीजर लिख सकते हैं, वो भी लाइन वाइज. एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या मैम एक्सपोर्ट प्रोसीजर या इंपोर्ट प्रोसीजर हम लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं अगर आगे पीछे पॉइंट्स, तो बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट विल नॉट बी करेक्ट. कोई भी चीज़ जब सीक्वेंस में होगी, प्रोसीजर मीन्स इट शुड बी इन सीक्वेंस. ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट आता है तो आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सीक्वेंस वाइज में लिखेंगे, अगर इंपोर्ट प्रोसीजर आता है तो भी आप सीक्वेंस वाइज में ही सारे स्टेप बाय स्टेप उसको लिखेंगे. अगर एग्जाम में ये आता है कि राइट एनी 5 एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो स्टार्टिंग के जितने भी 5 हैं, मीन्स अगर आप देखें तो स्टार्टिंग के 5 एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपके थे receipt of inquiry and sending quotations, receipt of order or indent, then next assessing importers creditworthiness and securing guarantee for payment, then obtaining export license, and next we have obtaining pre-shipment finance. तो स्टार्टिंग के ये 5 सीक्वेंस वाइज आपके प्रोसीजर होंगे जिनको आपको लाइन में लिखने होंगे. इसका कोई भी स्टेप, इसका कोई भी सीक्वेंस छूटता है तो यू विल बी लूज योर मार्क्स. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसीजर और चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट आपको सीक्वेंस वाइज लिखना होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एक्सपोर्ट प्रोसीजर. इंपोर्ट को हमने आपको बताया था कि एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, व्हेन वी बाय और व्हेन वी परचेज द गुड्स और द सर्विसेज फ्रॉम द अनदर कंट्री इन आवर कंट्री, देन इट इज़ नोन एज इंपोर्ट. वेरी सिंपल मीनिंग, एवरीबडी नोज. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने एक रिवीजन के तौर पे अगर हम करें, बताएं आपको कि ऑब्जेक्टिव्स हमने क्यों कि एक इकनॉमी को और अपने नेशन को इंडस्ट्रियलाइज और स्पीडअप देने के लिए और स्मूथ करने के लिए तो हमें इसकी ज़रूरत होती है. और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि व्हेन वी यूज़ द इम्पोर्टेड गुड्स, द अदर कंट्रीज गुड्स, द आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज. बहुत सारे रीजंस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीडअप करने के लिए, नेशनल एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से हम वो चीज़ को प्रोडक्शन करते तो थे लेकिन अब नहीं हो पा रही है, बिकॉज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़. इफ अर्थक्वेक और वॉल्केनो विल बी अकर, देन हाउ विल वी प्रोड्यूस. तो इसकी वजह से भी हमें इंपोर्ट करना होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं. इनके अलावा अगर आपके बुक में या आपको कहीं और से भी मिलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट क्या होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में. वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट कि एवरीबडी रिटन देयर आंसर इन बिजनेस एग्जाम कॉपी फ्रॉम द गूगल. प्लीज़ डू नॉट डू दिस इन फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज चांसेस यही हैं कि फाइनल एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होंगे, तो उसमें तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं. इफ़ एग्ज़ाम विल बी इन ऑनलाइन मोड, गूगल के आंसर्स मत लिखिए. आपको नहीं आता आप 2 लाइन में लिखिए, आप 4 लाइन में लिखिए, लेकिन सबके सेम और सबके सेम, जैसे एक वही वर्ड वही लाइन, सबके सेम आंसर. तो ऐसा मत करिए. और सेम आंसर की वजह से कई लोगों के कई स्टूडेंट्स के इस बार मार्क्स भी बहुत डिडक्ट हुए हैं. तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं गूगल के आंसर्स मत लिखिए. MCQs हैं, वो तो कई लोगों ने ठीक किया है, लेकिन लॉन्ग आंसर में जहाँ आपके आई थिंक 3 या 4 मार्क्स के थे, 4 मार्क्स वाले में उसमें सब ने गलत किया है. क्योंकि रीज़न क्या है कि आपने गूगल के आंसर्स लिखे जो कि परफेक्ट नहीं था. अगर आप अपने नोट्स देखिए और गूगल के आंसर्स को मिलाइए तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि व्हाट शुड बी द आंसर एंड व्हाट वी हैव रिटन. तो इट इज़ रॉन्ग. ठीक है,
तो इसीलिए हम कहते हैं। अच्छा, स्टडी पॉइंट पे आते हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर। अभी तक हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने आपको ये बताया था कि एज अ एक्सपोर्टर आप अपने आप को अगर अज्यूम करते हैं तो आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर लिख पाएंगे कि हम एज अ एक्सपोर्टर हमारी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमें क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, हमें लाइसेंस लेना होगा, हमें मेंटेनेंस और क्वालिटी और परफेक्शन इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस, फ्रेट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारी चीज़ें करना होगा। साथ ही साथ पेमेंट का भी ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें हमने एक्सपोर्ट में पढ़ी थी। इंपोर्ट में भी जब तक आप एज अ इम्पोर्टर अपने आप को अज्यूम नहीं करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर इन एग्ज़ाम। कभी भी कुछ भी लिखने के लिए अपने आप को वो चीज़ अज्यूम करना होता है। तो इन इम्पोर्ट प्रोसीजर वी हैव द फर्स्ट। अच्छा, एक और बात बता दें, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में थोड़ा सा लेंदी हमारा स्टेप था, लेकिन इम्पोर्ट में हमारा ऐसा नहीं है। हमारा इम्पोर्ट प्रोसीजर में 10 पॉइंट विल बी द लास्ट पॉइंट, तो इट इज़ शॉर्ट एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इन इम्पोर्ट प्रोसीजर, इन फर्स्ट पॉइंट वी हैव ट्रेड इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स एवरीबडी नोज कि व्हाट इज़ इंक्वायरी। ये वो वाली इंक्वायरी नहीं होगी जो पुलिस लेते हैं। ये इंक्वायरी जब आप किसी चीज़ की नॉलेज, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ द इंक्वायरी। तो इम्पोर्टर, अगर आप इम्पोर्टर हैं तो आप सोचिए आप किस चीज़ की न्यूज़ या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स उस गुड्स या उस सर्विसेज या उस कंट्री के बारे में जहाँ से आप अपने सामानों को ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सेम थिंग यहाँ इम्पोर्टर क्या करेगा, यहाँ ट्रेड से रिलेटेड वो इंक्वायरी करेगा। ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी का कहने का मतलब ये है कि किस कंट्री से सामान आ रहा है उस कंट्री के बारे में पता करना, किस एक्सपोर्टर से हम सामान ले रहे हैं उसके बारे में पता करना, गुड्स और सर्विसेज वो कैसे देगा, किस तरह से देगा, कैसी होंगी, क्या क्वालिटी होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंक्वायरी करना। इस स्टेप पे यही चीज़ें होती हैं। आप रीड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि the importer procedure begins when the importer conducts inquiry and collects information about the countries and exporter who can supply the required goods. कहने का मतलब कि कंट्रीज जहाँ से आप अपना सामान मंगवा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बारे में इंक्वायरी, और सप्लायर के बारे में भी और एक्सपोर्टर के बारे में भी जहाँ से आप अपना सामान मंगवा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्री कुछ चीज़ें अच्छे से प्रोडक्ट नहीं कर पा रही हैं, प्रोडक्शन, तो आप अलग अलग कंट्रीज़ में ये देखेंगे ना कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो हमारे इस प्रोडक्ट को बेस्ट हमको क्वालिटी का बना के दे पाएगी। आप उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और उस कंट्री में भी उस एक्सपोर्टर को सेलेक्ट करेंगे, उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जो आपको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी आपके गुड्स या सर्विसेज के दे। तो इस चीज़ की इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी इसमें इंक्लूड होती हैं। देखिए, द इम्पोर्टर सेंड्स अ ट्रेड इंक्वायरी फॉर्म टू गेट इन डिटेल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई। इसका एक बाकायदा फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म होता है कि हमने जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि हमारी मर्ज़ी है, हम इम्पोर्टर हैं, मतलब हम कस्टमर हैं और हमको कहाँ कहाँ से सामान लेना है। तो हमने कई सारे, मतलब मान लीजिए 5 कंट्री को हमने सेलेक्ट किया। यूएस हो गया, जापान हो गया और फॉर एग्जांपल चाइना हो गया। ठीक है, ये 3 कंट्री हम लेते हैं। अब इन 3 में हम डिडक्ट करेंगे, हम ये सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हमारा गुड्स हमको बेस्ट क्वालिटी का और अच्छे सही रेट पे सही क्वांटिटी में हमको मिल जाएगा। इन 3 कंट्री को हमने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल वी हैव चूजन यूएस। ठीक है, यूएस को हमने सेलेक्ट किया। अब हम उसमें देखेंगे कौन सा ऐसा एक्सपोर्टर है जो हमारे क्वालिटी, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमको गुड्स को बनाकर दे पाएगा। हमने यूएस में किसी एक पर्सनल एक्सपोर्टर को सेलेक्ट किया। अब वो इंक्वायरी फॉर्म जो होगा वो हम सेंड करेंगे एक्सपोर्टर को, और उसमें प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें एक्सपोर्टर उसको फिल करके देगा। फिर हम उसमें देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ है, हमको इतने में मिल रही है, दूसरी कंट्री वाले हमको इतना दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उससे ले लें। कहने का मतलब है कि कंपेयर, जब आप जाते हैं मार्केट एज अ कस्टमर, अज्यूम करिए जब आप मार्केट जाते हैं तो आप मार्केट में क्या ढूंढते हैं? बेस्ट क्वालिटी, चीपर प्राइस, और जो चीज़ आप लेने जा रहे हैं वो आपके पसंदीदा, आपके मनमाफिक मिल जाए।
सेम विद दैट इम्पोर्टर भी यही चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो ट्रेड इंक्वायरी वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो हमने ये भी बताया था आपको कि गेटिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्सपोर्टर, कि व्हेन यू आर गोइंग टू सेंड और एक्सपोर्ट योर गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव टू take a export license. तो सेम विद दिस इम्पोर्ट प्रोसीजर में भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप किसी कंट्री से परचेज कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए इंपोर्टर क्या करेगा, लाइसेंस जो पॉलिसी है उस पर उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और जो अथॉरिटी है वो हमको इंपोर्ट लाइसेंस देंगी। देखिए जैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस में भी हमारे पास कई सारी अथॉरिटी थी, आईसी नंबर लिया, आरसीएमसी लिया, फिर हमें अगर जो हमारे कंसेशंस होते हैं वो अलग अलग जो उसमें ड्यूज़ लगते हैं, अगर हमें उसमें कंसेशन चाहिए तो उसके लिए भी आरसीएमसी चाहिए। तो उस चीज़ सेम इंपोर्ट में भी होता है, लेकिन इंपोर्ट में लाइसेंस के लिए इतना ज़्यादा वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंपोर्ट लाइसेंस में क्या होता है कि इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको एग्जिम मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। अक्सर ये एग्जाम में शॉर्ट में आता भी है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एग्जिम, तो याद कर लीजिएगा इसे, व्हाट इट मीन्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्लस इम्पोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। उसमें ये लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ों की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट करा सकते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम्स इज़ अंडर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। तो यहाँ इस पॉलिसी से उनको पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ों की वो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर जिस चीज़ का वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो लाइसेंसिंग कैटेगरी में आती है, तब इंपोर्टर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहाँ, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, जिसको हम DGFT कहते हैं, या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। सारी चीज़ें मीन्स अपना नेम, एड्रेस, अपना कोई भी ID, अपना एड्रेस प्रूफ और फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें लगती हैं। ये अथॉरिटी में, चाहे DGFT में या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में सबमिट करने के बाद और सब कुछ चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो IC नंबर इंपोर्टर को इशू करते हैं। इस IC नंबर को ले जाकर अथॉरिटी में सबमिट करना होता है, तब वहाँ से उनको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। तो ये था आपका इंपोर्ट लाइसेंस का। नेक्स्ट वी हैव ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता होगा कि कंपनी किसी भी कंट्री में भाई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर है हमें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री से जब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब मान लीजिए हम अपनी कंट्री में US के गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, US के गुड्स से हम अपनी कंट्री में हम लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो US में चलती है करेंसी उसका इंतज़ाम हमको करना होगा, उसका हमें वो करना होगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज, इसी को कहते हैं। तो देखिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बाहर से करेंसी मिलती है, तो वो कहाँ जाता है, फॉरेन रिजर्व्स में, जो कि गवर्नमेंट के पास रहती है। तो हमारी कंट्री की कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। वही उल्टा जब हम पे करते हैं, जब हम कंट्री से सामान मंगवाएंगे तो हम पे करेंगे, तो हमें उन्हीं की करेंसी में पे करना होता है। उसके लिए हमारी कंट्री के पास प्रॉपर उतने अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव इम्पोर्ट ₹100 आइटम्स, कोई ऐसा आइटम है जिसको यहाँ इंडियन रुपी 100 रुपी हो रहा है और वहाँ क्योंकि US में डॉलर चलता है, फॉर एग्जांपल $1 अगर आ रहा है या $2 आ रहा है, तो हमको $2 का फॉरेन एक्सचेंज इंतज़ाम करना होगा। तो इसी को कहते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इम्पोर्टर को क्या करना होगा, गवर्नमेंट
से ऑर्डर लेके, गवर्नमेंट की परमिशन से लेकर उतना अमाउंट, उतना फॉरेन एक्सचेंज हमको अपने लिए रिजर्व करवाना होता है, लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, क्योंकि आरबीआई हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो जब हमें किसी और को पे करना है, मान लीजिए यूएस से हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की, तो हमें यूएस मीन्स डॉलर में पे करना होगा, तो हमारे यहाँ मतलब हमारी कंट्री में सारे रिजर्व, सारे फॉरेन एक्सचेंज किसके हैंड ओवर होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। एवरी इम्पोर्टर मस्ट ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस, सैंक्शन करवाना होता है। मान लीजिए अगर हमने 100 रुपीज़ का कोई आइटम लिया और यूएस में उसकी $2 की वैल्यू है, तो हमें $2 का गवर्नमेंट से मीन्स सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से उस $2 का सैंक्शन करवाना होगा। ये भी आसान नहीं होता है, उसके लिए भी काफ़ी एप्लीकेशन और मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। The importer has to give an application to a bank authorized by RBI to issue foreign exchange। देखिए अभी मैंने बताया ना आपको कि इसके लिए एप्लीकेशन देना होता है। कहाँ एप्लीकेशन देगा वो, उस बैंक में एप्लीकेशन देगा वो बैंक जो आरबीआई से ऑथोराइज्ड होगी। फिर वो बैंक क्या करेगी, वो बैंक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी आरबीआई को, और आरबीआई उतने अमाउंट का या उतना फॉरेन एक्सचेंज सैंक्शन करेगी विद द परमिशन फ्रॉम टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशन बैंक को दिया जाएगा, बैंक वो जो ऑथोराइज्ड होगी आरबीआई से, फिर आरबीआई, फिर बैंक आरबीआई को देगी और आरबीआई इससे सैंक्शन करता है उतना फॉरेन एक्सचेंज जितना उसको ज़रूरत है। Along with the application, the importer must submit the copy of import license also। जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं बैंक में फॉरेन एक्सचेंज को सैंक्शन करवाने के लिए, तो आपको इम्पोर्ट लाइसेंस भी अपना सबमिट करना होता है, उसकी एक कॉपी। ठीक है, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स द बैंक सैंक्शंस द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस। कह रहे हैं जब आप एप्लीकेशन, इम्पोर्ट लाइसेंस की कॉपी बैंक में जमा करेंगे, बैंक जो है आरबीआई को फॉरवर्ड करेगी। जब आरबीआई को सब कुछ सारे डिटेल, सब कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगेगी और वो सेटिस्फाई होंगे, तब आपको जितना भी आपने एप्लीकेशन में लिखा है उतना फॉरेन एक्सचेंज आपके नाम पे सैंक्शन हो जाएगा, ताकि आप कल को सामान मंगवाएं तो उतना फॉरेन एक्सचेंज आपके बैंक से कट जाए। अच्छा, एक बात और, ये मत समझिएगा कि आरबीआई से हमने फॉरेन एक्सचेंज सैंक्शन करवाया तो उसका कुछ लगना नहीं है। उतने पैसे, मतलब मान लीजिए 100 रुपीज़ हमें सैंक्शन करवाने हैं, मतलब 100 रुपीज़ के बराबर $2 होता है, तो $2 के बराबर जितना भी पैसा होगा, मतलब 100 रुपीज़, वो हमको बैंक में सबमिट करना होगा, वो हमारे अकाउंट से कटेगा। ठीक है, इधर हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे और उधर हमें उतने ही अमाउंट के मतलब कंपैरिजन फॉरेन एक्सचेंज हमको सैंक्शन हो जाएगा बाय द आरबीआई थ्रू बैंक। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के 3 प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट प्रोसीजर। अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसीजर जो कि हमारा प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट भी जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसलिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा कोर्स ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया है। बस ये 2-3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर आपका यहाँ 10 पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा और आगे 2-3 कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हम आपको बता देंगे, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा फेब में, तो वो हमारा रिवीजन होगा। जिसने भी अब तक कोई वीडियो या नहीं समझ में आए कोई भी चीज़, वो हमसे अलग से तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ जब हम रिवीजन करेंगे तो आप हमसे उस टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है तेज़ी से इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आप सब कुछ अभी यहीं से समझते हुए चलिए, क्योंकि चैप्टर 10 जो है इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ लेंदी भी है, तो इसका पूरा इस तरह से एक्सप्लेनेशन वाइज हम रिवीजन में करवा पाएँ, रिवीजन में कवर हो पाए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन मतलब रिवीजन, एक्सप्लेनेशन उतना नहीं हो पाता, सिर्फ रिवाइज होगा उस टाइम। कुछ आप पढ़िएगा, कुछ हम जो है आपको समझाएंगे, तो वो रिवीजन क्या मतलब डिस्कशन एक टाइप से होता है। क्लास में हमारा जब प्रीवियस बैच था तो हम रिवीजन के तौर पे यही कहते थे कि बच्चे पढ़ के आएँ, जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगी फिर हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे रिवीजन में उनका प्रिपेयर भी हो जाता था और उनकी डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे। तो जब हम रिवीजन करवाएंगे तो आपको भी पढ़ के क्लास में आना होगा।
क्लास मीन्स अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर ऑनलाइन होगा तो फिर ऑनलाइन हमारा जो होता है क्लास जी मीट पे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे आप वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे इस पर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। ओके।